आज का आपका विषय है प्राचीन भारत में वृत्ति संघ। वृत्ति संघ से तात्पर्य है श्रेणी व्यवस्था, जिसे गिल्ड सिस्टम इंडिया में कहा जाता है। यह टॉपिक है एमए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास पेपर 8th A है। वृत्ति संघ या श्रेणी व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः इसकी उत्पत्ति जो हुई वो हुई एक समान व्यवसाय वाले लोगों के लिए आपसी संबंध जुटाने के लिए। बाद में धीरे धीरे यह इनका विकास होता चला गया और इनके विकास के क्रम में धीरे धीरे इनका संघ बना और संघ ने श्रेणियों का रूप धारण कर लिया। यदि हम देखें कि श्रेणी व्यवस्था भारतीय आर्थिक जीवन का एक प्रमुख आधार थी प्राचीन काल में। आर्थिक सिद्धांत की दृष्टि से इन वृत्ति संघों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है अपनी पूंजी से चलाया गया संयुक्त वाणिज्यिक उद्यम, यानी कि कोई संघ अपनी पूंजी से चलाया गया हो। दूसरा है उन कुशल श्रमिकों का संघ जो महाजनों से सामग्री प्राप्त कर वस्तुओं का उत्पादन करते थे और अपने अपने उत्पादन के अनुपात में उनसे मजदूरी प्राप्त करते थे। तीसरा संघ था निम्न वर्ग के शिल्पियों का संघ, विभिन्न तबकों के भृत्यों और निम्न वर्गीय मजदूरों का संघ। अंतिम संघ था कई तरह के व्यवसायियों आदि का संघ, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो व्यवसायी थे जिनके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे उनका संघ। इन श्रेणियों के प्रमुखों के लिए और श्रेणियों के लिए विभिन्न प्रकार के नामों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें कालांतर में हम श्रेणी कहने लगे। जब तक ये संघ थे, यानी कि किसी व्यवसाय या उद्योग से संबंधित समूह थे, तो इनके लिए हमें विभिन्न प्रकार के नाम मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में गुण और व्रात ये संघ के नाम दिए गए हैं। गणपति गढ़ का मुखिया होता था। रौथ के अनुसार गढ़ शब्द का प्रयोग श्रेणी के अर्थ में होता था। शायद गढ़ और पूक पर्यायवाची थे, क्योंकि पाणिनि ने गढ़ और पूक और संघ व्रात को एक साथ रखा है। तो चूंकि वो तो व्याकरण के ग्रंथ के रचयिता रहे हैं अष्टाध्यायी के, तो हम ये कह सकते हैं कि यह श्रेणियों से ही संबंधित रहा होगा। कात्यायन के अनुसार वणिकों के संघ को पूक कहते थे और ब्राह्मणों के संघ को गढ़ कहते थे और शिल्पियों के संघ को श्रेणी कहते थे, यानी कि उन्होंने तीनों के नाम अलग अलग बता दिए हैं। इसके अलावा महाभारत में हमें श्रेणी बल का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जिसका मतलब है कि श्रेणी अपनी शायद सेना भी रखते थे। ऋग्वेद में पड़ी का उल्लेख मिलता है। पड़ी व्यापारी को कहा जाता था जो कारवां बनाकर या दल बनाकर चलते थे। बहुत से वृत्ति संघों का वर्णन हमें जातकों से प्राप्त होता है। जातकों में 18 संघ गिनाए गए हैं कि 18 प्रकार के संघ होते थे। गौतम ने कृषकों, व्यापारियों, पशुपालों, महाजनों और शिल्पियों के संघों का निर्देश किया है। गौतम के अनुसार अपने अपने वर्ग के लिए उन्हें स्वयं नियम बनाने का अधिकार है। संघ को भी अपनी प्रभुता का श्रेय होता था। कौटिल्य ने भी संघ का उल्लेख किया है और उन्होंने कर्मकार, शिल्पी, बुनकर, धोबी, वणिक आदि के संघों का वर्णन किया है। अधिकतर शिल्पी स्वनियोजित होते थे और अपने अपने ग्राहकों के घर घर जाते थे। बहुत से ग्रंथों में शिल्पियों और व्यापारियों के संगठनों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। महावस्तु जो कि बौद्ध ग्रंथ था, उसमें 36 प्रकार के कर्मकारों का वर्णन हमें प्राप्त होता है। मिलिंदपन्नों में 72 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। जब व्यवसायों का उल्लेख है तो स्वाभाविक है उनका संगठित रूप भी विद्यमान रहा होगा। प्राचीन भारत में उद्योग राज्य द्वारा या निजी प्रयास से बनाए जाते थे। हमें राजशिल्पियों और राज कुंभकार आदि का भी उल्लेख मिलता है। औद्योगिक संगठन को श्रेणी कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में ऐसे संगठन के 18 प्रकार कहे गए हैं, जैसे बुनकर, कुम्हार, जलयंत्र बनाने वाले, तेली, ठठेरे, टोकरी बनाने वाले आदि के संघ। ये विभिन्न व्यवसाय संगठित होते थे। इनके अपने नियम कानून होते थे, अपने हित अनहित आदि को देखते थे और संघ की सदस्यों की स्थिति उन्नतिपूर्ण होती थी। गौतम, वशिष्ठ आदि सभी ये कहते हैं कि प्रत्येक संगठन के अपने अपने नियम हैं।
इनमें सहकारिता का भाव होता था। जातकों से प्रकट होता है कि उद्योग और व्यापार पूर्णतः स्थानबद्ध हो गए थे और विविध धंधों का बहुत ही विशेषीकरण हो गया था। अब हम श्रेणियों की बात करें तो श्रेणी किसे कहा जाता है? ऐसे लोगों के निकाय को श्रेणी कहा गया है जो भले ही भिन्न भिन्न जाति के हों, एक ही जाति के हों, लेकिन एक ही व्यापार या उद्योग में लगी हों। इसे वणिकों, महाजनों और नर्तकों का संघ भी कहा गया। मनुस्मृति में श्रेणी से और मेधातिथि की व्याख्या के अनुसार वणिकों का संघ या चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों का संघ, इसे श्रेणी कहा गया है। मिताक्षरा टीका जो कि याज्ञवल्क्य की स्मृति के ऊपर लिखी गई है, उसके अंतर्गत वर्णन मिलता है कि श्रेणी ऐसे व्यक्तियों का समुदाय है जो किसी खास प्रकार की पण्य वस्तु बेचकर किसी खास प्रकार के शिल्पकर्म करके अपनी जीविका चलाते हों। इनमें एकात्मता लाने का सूत्र था समान व्यवसाय। नारद ने इस पद का प्रयोग प्रतिष्ठित वणिकों की सभा और व्यापारियों आदि की मंडली के अर्थ में किया है, और कौटिल्य ने इसका प्रयोग कामगारों के लिए या सहकारिता भाव जिन संघों में होता था उनके लिए किया है। ये कहा जाता है कि श्रेणी निश्चित रूप से एक व्यवसाय में लगे हुए लोगों का संगठन है, चाहे वे विभिन्न जातियों के लोग हों, लेकिन उनका व्यवसाय चूंकि एक है इसीलिए उन्हें एक श्रेणी कहा जाता है। श्रेणी का उदाहरण था जैसे बुनकर हो गए, चर्मकार हो गए, पान वालों का संघ हो गया आदि। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि श्रेणी एक तरह से औद्योगिक संघ और व्यापारिक संघ थे जो तत्कालीन समय में उद्योग और शिल्प इत्यादि से संबंधित रहते थे। ठीक है, श्रेणियों का आर्थिक विकास की उन्नत अवस्था का लक्षण है। हमें अभिलेखों में भी बहुत से ऐसे शिल्प श्रेणियों के नाम प्राप्त होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध का नाम मैं बताऊंगी। मंदसौर का प्रस्तर अभिलेख जो हमें प्राप्त होता है उसके अंतर्गत बुनकरों की एक श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर बनाने का उल्लेख है। तो ये बुनकरों की श्रेणी क्या थी? ये इसी तरह का एक आर्थिक संघ था जिसका वर्णन हमें अभिलेख में प्राप्त होता है। श्रेणियाँ स्वतंत्र होती थी, इनकी अपनी नियमावली होती थी और जो भी व्यक्ति इस संघ में श्रेणी में शामिल होता था उसे उस श्रेणी के नियमों को मानना पड़ता था। आवश्यकता पड़ने पर श्रेणी या संघ अपने सदस्यों की हित रक्षा के लिए खड़ा होता था और धीरे धीरे ये संघ जो थे ये जटिल होते चले गए। इन्होंने राज्य के कार्यकलापों पर भी नियंत्रण लगाने का कार्य किया। ये केंद्रीय सत्ता के साथ भी करार करते थे और स्वतंत्र व्यक्तियों को भी अपने अधीन या अपने अंतर्गत लेते थे। राज्य ने संघों के कार्यकलापों को नियंत्रण करने के लिए श्रेणियों का पंजीयन करना शुरू कर दिया और आदेश जारी किया कि अधिकारी को सूचना दिए बिना कोई भी वृत्ति संघ यानी श्रेणी देश के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरण नहीं कर सकता। श्रेणियों की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि कौटिल्य ने भी उनकी उपेक्षा नहीं की और उनके सदस्यों के लिए विशेषाधिकारों का विधान किया। श्रेणियों के 3 मुख्य लक्षण थे। सबसे पहला लक्षण था कि इनका जो प्रमुख होता था वो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता था, वो इनका मुखिया होता था। व्यवसाय आनुवांशिक होता था और उद्योग स्थानबद्ध होता था, यानी किसी एक स्थान पर स्थापित रहता था। वृत्ति संघ का मुखिया राज्यसभा का महत्वपूर्ण मंत्री होता था और वृत्ति संघ का यानी श्रेणी का प्रमुख या जेठक कहलाता था। वृत्ति संघ यानी श्रेणी विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तीनों प्रकार के कार्य करते थे। सदस्यों और उनकी पत्नियों के बीच उठे विवादों को भी दूर करने का कार्य ये करते थे। यानी कि श्रेणी एक हितैषी संस्था थी एक तरह से, जो अपने से जुड़े हुए लोगों का हित संवर्धन करती थी। श्रेणियों का अस्तित्व 600 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक 1600 वर्षों में लक्षित होता है। नगरों में इनके लिए स्थान सुरक्षित रहते थे और यह लोगों के आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। श्रेणियों में शामिल वणिकों को विशेषाधिकार जिसे हम कहते हैं वो दिए जाते थे और इनके मध्य जो न्यायिक कार्य होते थे या न्यायिक फैसले होते थे उनको भी राज्य मान्यता प्रदान करता था। जातकों के अनुसार 18 वृत्ति संघ यानी 18 श्रेणियां थी और ये श्रेणियां कौन सी थी? स्वर्णकार, परिधान निर्माता या विक्रेता, रत्नों पर
सोना चढ़ाने वाले, गंधी, तैलिक, घृतभांड निर्माता, गुड़ निर्माता, दही जमाने वाला, वस्त्र बुनने वाला, खांड और मिठाई बनाने वाला, आटा बेचने वाला, जौ गेहूं पीसने वाला, कंद मूल फल बेचने वाला, खाद्य वस्तु बेचने वाला आदि। यानी कि विभिन्न नाम हमें श्रेणियों के प्राप्त होते हैं। विभिन्न वृत्ति संघ एक सामान्य प्रमुख व्यक्ति के अधीन होते थे, यानी कि राजा इन पर नियंत्रण रखने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करता था जिसका नाम होता था भांडागारिक। ठीक है। वणिक संघ सेठियों के अधीन रहते थे और कई सेठी और अनुसेठी मिलकर एक महासेठी के अधीन रहते थे। जैसे अनाथ पिंडक, जिसने कि महात्मा बुद्ध को जेतवन दान में दिया था, वो एक महासेठी था उस समय में। महासेठी यानी कि एक बहुत बड़े कारवा का प्रमुख हो गया, उसे एक बहुत ऊंचा स्थान उसे दिया गया था। अब बात करते हैं श्रेणी व्यवस्था के विकास की, कि जैसे जैसे भारत में सभ्यता का विकास हुआ, इन श्रेणियों का विकास किस तरह से हुआ। तो यहाँ श्रेणियों के विकास का अध्ययन हम युग के अनुसार करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्रागैतिहासिक युग को। प्रस्तर युग में हमें औजारों के कारखाने प्राप्त होते हैं, यानी कि जब हम प्रागैतिहासिक काल देखते हैं तो औजारों के कारखाने, हमें एक स्थान पर बहुत सारे औजारों के सामान प्राप्त हुए, उससे हमने ये आइडिया लगाया कि यहाँ औजारों का कारखाना होगा। उन्हें देखकर, एक जैसी चीज़ों को देखकर स्वाभाविक है या अनुमान लगता है कि यहाँ इस तरह का कोई संगठन उद्योगों का रहा होगा। इसी संदर्भ में हम सिंधु सरस्वती की बात करें तो सिंधु सरस्वती सभ्यता में हमें ईंटों में एक रूपता दिखाई देती है, एक जैसे औजार दिखाई देते हैं, एक जैसे मृदभांड दिखाई देते हैं। तो ये माना जाता है कि यहाँ समरूपता को नियत करने वाली कोई संस्था रही होगी जो सरकार की अध्यक्षता में काम करती होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होते थे जो उस व्यवसाय से के संदर्भ में समस्त नियमों को देखते थे और वो कार्य करते थे। हालांकि इसके बारे में स्पष्ट साक्ष्य हमारे पास नहीं है। अब बात करते हैं वैदिक युग की। वैदिक काल में ही, प्रारंभिक यानी ऋग्वैदिक काल में संघ व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, क्योंकि ऋग्वेद में अभी आपको बताया गणपति का उल्लेख मिलता है। तो गणपति कौन था? संघ का प्रमुख था। इसके अलावा उपनिषद साहित्य में वैश्यों के गढ़ की चर्चा मिलती है। तो वैश्य समाज में संघ बनाया होगा, इसीलिए उसका हमें उल्लेख प्राप्त होता है। वैदिक काल में श्रेष्ठी या जिन्हें हम सेठ कहते हैं, वे लोग गणों के प्रधान होते थे। वैदिक काल में प्रत्येक जाति का अपना कोई ना कोई निजी व्यवसाय था और उसी व्यवसाय के नाते उस जाति के सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए होंगे। प्रत्येक जाति की एक परिषद बनती थी जो उस जाति में शांति और सुव्यवस्था की प्रतिष्ठा करने के लिए नियम बनाती थी। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से अपने आप को समुन्नत करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई संघ या परिषद इस तरह की कुछ बनाई थी। अब बात करें बौद्ध युग की, तो बौद्ध युग में भी हमें संघों का उल्लेख मिलता है और इन संघों के प्रमुख कौन थे? जेठक कहलाते थे। शिल्पी संघ अपने सर्वश्रेष्ठ आचार्यों की अध्यक्षता में अपने अपने शिल्प की व्यक्तिगत विशेषताओं की परंपराओं को बनाए रखे हुए चल रहे थे। अभी आपको बताया जातकों में हमें 18 शिल्पों का 18 श्रेणियों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो स्वाभाविक है कि उस काल में इस तरह के अपने श्रेणी और संघ व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी। अब बात करते हैं सूत्र युग की। तो सूत्र युग के अंतर्गत हमें कृषक, व्यापारी, पशुपालक, ऋणदाता आदि अन्य उद्योगों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ये उद्योग स्वाभाविक है संघ के अंतर्गत चलते रहे होंगे। ये भी उल्लेख मिलता है कि संघ के किसी सदस्य की स्त्री को भिक्षुणी बनाने से पहले संघ की आज्ञा लेना आवश्यक था, यानी कि उनके आपसी मामले भी संघ द्वारा निर्धारित किए जाते थे। महाकाव्य युग यानी महाकाव्य युग कहा जाता है रामायण और महाभारत के काल के युग को। इस काल में निगम, गण, श्रेणी आदि नाम प्रचलित थे और इन्हें राजाओं की ओर से भी ऊंची प्रतिष्ठा मिल चुकी थी। श्रेणी के मुख्य को राजा के प्रत्येक उत्सव में स्थान मिलता था और उन संघों को अपनी रक्षा करने के लिए निजी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त था। रामायण में केवटों के एक संघ का उल्लेख प्राप्त होता है जिसका नेता राजगृहवीर था। महाभारत में श्रेणी की सेना का, श्रेणी बल अभी मैंने आपको बताया था, उल्लेख प्राप्त होता है। तो श्रेणी बल का मतलब हुआ सेना, तो श्रेणी अपनी सेना भी रखते थे। मौर्य युग में, अर्थशास्त्र युग में गणना विभाग का अध्यक्ष आर्थिक संघों के धर्म, व्यवहार, चरित्र और संस्थान का लेखा रखता था। संघों का धन कुछ उच्च कोटि के विश्वास पात्र नागरिकों के पास जमा होता था और आवश्यकता पड़ने पर उसे लिया जाता था।
अर्थशास्त्र में संघ बनाकर काम करने वाले श्रमिकों का नाम संघभृत मिलता है और संघों को जो पारिश्रमिक मिलता था उसे सभी श्रमिकों को बराबर बराबर बांट दिया जाता था या जो निश्चित भाग होता था वो उन्हें दे दिया जाता था। अर्थशास्त्र काल में यानी कि मौर्य काल में इन श्रेणियों की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई और इसीलिए इनके लिए नीतियों का निर्धारण कौटिल्य ने किया है। हमें विभिन्न श्रेणियों का वर्णन इस काल में प्राप्त होता है। कुषाण काल में भी हमें आर्थिक और व्यावसायिक संघों का उल्लेख प्राप्त होता है। इस समय त्योहारों और गंधिकों के असंख्य संघ बने हुए थे। व्यापारिक संघों के नेताओं की उपाधि थी सार्थवाह। इस काल में मथुरा के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि धार्मिक तथा पुण्यात्मक कामों को सदा प्रचलित रखने के लिए अपने दान को लोग संघों में जमा करते रहते थे, यानी कि बैंक का काम भी ये श्रेणियां करती थी। गुप्त युग में अभी मैंने आपको बताया कि बुनकरों की श्रेणी ने मंदसौर में एक सुंदर भव्य मंदिर बनवाया था, तो स्वाभाविक है कि मंदिर निर्माण इत्यादि कार्य भी आर्थिक संघ या श्रेणियां बहुत उत्साह से करती थीं। इनके अपने न्यायालय होते थे, साधारण प्रजा के विवादों का भी निर्णय ये लोग करते थे और इस तरह के उल्लेख से हमें ये पता चल जाता है कि श्रेणियों का विकास उस काल में हो रहा था। इनका संवैधानिक स्वरूप की हम चर्चा करेंगे। लोकतांत्रिक आधार पर इन श्रेणियों का अपना संविधान होता था जिसके अनुरूप ये कार्य करते थे। श्रेणी संगठन की एक प्रबंधकारी समिति थी जिसमें 5, 3 या 2 सदस्य होते थे। उस समिति का एक प्रधान या अध्यक्ष होता था। प्रबंध समिति के सदस्य कार्य निपुण, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, ज्ञाता, योग्य और उच्च कुल के होते थे। ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि अगर कोई व्यक्ति सक्षम होते हुए भी अपने कार्य संपन्न नहीं करता तो उसे नगर से निष्कासित कर दिया जाता था। यदि वह अपने सहायकों के साथ लापरवाही से कार्य करता था तो उन सब पर 6 निष्क या 4 स्वर्ण दंड लगता था। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को नगर से निकाल दिया जाता था और गलत कार्य करने पर प्रताड़ित किया जाता था। प्रत्येक संघ का एक कार्यालय होता था जहां सदस्यगण इकट्ठे होकर विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते थे। विशेष परिस्थितियों में राजा भी हस्तक्षेप कर सकता था। संगठन की समस्त आय सदस्यों को समान रूप से वितरित की जाती थी। विविध श्रेणियों के उल्लेख हमें प्राप्त होते हैं। मैं यहाँ सिर्फ कुछ श्रेणियों के नाम बताऊंगी जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किस तरह से श्रेणियाँ होती थीं। जैसे सुनारों की श्रेणी, उसे बोला जाता था सौवर्णिक। लबादे बनाने या बेचने वालों की श्रेणी, उसे बोलते थे प्रावारिक। रत्नों को दमकाने वाली श्रेणी मणि प्रस्तरक। इत्र बेचने वालों की श्रेणी गांधिक। तेलियों की श्रेणी तैलिक। घी रखने के पात्र बनाने वाली श्रेणी घृत कुंडिक। शीरा बनाने वालों की श्रेणी गोलिक। दही बनाने वालों की दगिक। सूती कपड़ा बनाने वालों की श्रेणी को कार्पासिक कहा जाता था। इस तरह से विभिन्न नाम हमें श्रेणियों के संदर्भ में प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं श्रेणियों के कार्यों की। श्रेणियों के कार्य क्या थे? श्रेणियों के संदर्भ में हमें यह उल्लेख प्राप्त होता है कि यदि कोई व्यक्ति श्रेणी या किसी अन्य समुदाय की संपत्ति की चोरी करे या उनके साथ की गए समझौते को स्वीकार न करे तो उसे नगर से निकाल दिया जाता था और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। यानी कि श्रेणी के धन को कोई भी जब्त नहीं कर सकता था, हरण नहीं कर सकता था अथवा उसे दंडित दिया जाता था। समूह के पदाधिकारी पद पर जो धर्म का ज्ञाता व्यक्ति होता था, लोभ से रहित होता था, उसी को नियुक्त किया जाता था। ये सब लोग मिलकर श्रेणी के हित में कानूनों का निर्माण करते थे और उन कानूनों को समय कहा जाता था। लेकिन ये ध्यान रखा जाता था ये कानून राजकीय कानूनों के विरोध में ना हो, राजकीय कानून के विरोध में ना हो और दूसरे राजा का भी ये कर्तव्य होता था कि श्रेणी के नियमों का पालन करवाए। यदि कोई नहीं करता तो उसे देश निकाला दे दिया जाता था। इसके अलावा इनकी एक सभा होती थी, जिस सभा या समुदाय में इनकी बैठकें होती थी और उन बैठकों में नियमानुसार कार्यवाहियाँ की जाती थीं। सभा में स्वतंत्रता पूर्वक भाषण दिए जाते थे। नए सदस्यों को स्वीकार करना समुदाय की सहमति पर निर्भर करता था और पहले से विद्यमान कोई सदस्य अपनी इच्छा से संघ से अलग हो सकता था। श्रेणी, निगम आदि अनेक प्रकार के सार्वजनिक हित के कार्य किया करते थे, जैसे
सभा भवन का निर्माण कराना, प्याऊ, देव मंदिर, तालाब, पार्क आदि का निर्माण कराना या मरम्मत कराना, अनाथ, दरिद्र आदि की सहायता करना, यज्ञों का अनुष्ठान करना आदि। और इन सब कार्यों को पत्र पर लिखा जाता था और इन्हें भी संविदा यानी कानूनों का एक अंग माना जाता था। प्राचीन भारत में शिल्पियों के संघ जो थे वो महत्वपूर्ण संघ थे। अपना आंतरिक शासन स्वयं चलाते थे और अपने कानूनों का निर्माण खुद करते थे और सभी सदस्यों के हित में कार्य करते थे। इनकी कभी कभी अपनी मुद्राएं भी होती थी। तक्षशिला से प्राप्त 3वीं सदी ईसा पूर्व की मुद्राओं पर निगम अंकित है, जिससे पता चलता है कि निगम के द्वारा इन्हें जारी किया गया था। मुद्राओं के अतिरिक्त मोहरों का भी प्रचलन किया जाता था। वैशाली से यानी कि आधुनिक बसाड़ से हमें निगम व्यवस्था की अनेक मोहरें प्राप्त होती हैं, जिस पर निगम व्यवस्था के चित्र हैं। ये श्रेणियां बैंक के रूप में कार्य करती थीं, लोगों को ऋण देती थीं और ब्याज के साथ उनसे पैसा वसूल करती थी। निधि निक्षेप का भी कार्य करती थी कि यदि किसी को बैंक की भांति अपने पैसे को सुरक्षित रखना है तो वो इन श्रेणियों के पास अपना पैसा सुरक्षित रख सकता था। कौटिल्य ने श्रेणी बल का उल्लेख किया है। इसका मतलब ये अपने नियमों के पालन के लिए, अपने सदस्यों की रक्षा के लिए सेना भी रखती थी, यानी कि सैनिक शक्ति का भी इन्हें अधिकार था। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के सार्वजनिक आर्थिक जीवन में श्रेणियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। इन्होंने भारतीय उद्योग व्यवस्था को एक नया आयाम दिया। धन्यवाद।